गोल्डस्टीन ने कोई समाजवाद के लक्ष्य को छोड़ दिया, वो भी समाजवाद लागू करना चाहते हैं। तो कहते था कि पार्लियामेंट है, ट्रेड यूनियन है, कोऑपरेटिव है, इसके माध्यम से दबाव बना के धीरे धीरे हम लोग कर देंगे। एक ही बार पार्टी प्रोग्राम बता दीजिएगा कि क्रांति करना है तो राष्ट्र भड़क जाएगा, रिप्रेशन कर देगा। और जिसके बारे में बताया एंटी सोशलिस्ट लॉ था बिस्मार्क का, और इसके पीछे यही रोजा की सबसे खास बात है। और रोजा ने उस सैद्धांतिक आधार को पकड़ा कि आखिर क्यों ये लोग ऐसा सोचने लगे। तो उन्होंने कहा कि 1870 के बाद जो मार्क्स कहा करते थे कि पूंजीवाद संकट में पड़ जाएगा हर 10 साल में, लेकिन ये तो संकट आ नहीं रहा है, ये तो आवृत्ति हो नहीं रही है, तो इसका मतलब कुछ दिक्कत है। और वो दिक्कत क्या है नहीं हो रहा है। तो यहीं पर रोजा इस बात को लाती थी कि भाई पूंजीवाद जो है बढ़ना है और ये कानूनों के जरिए बढ़ना है। तो बोली कि यही बात तो लिबरल डेमोक्रेसी और कम्युनिस्ट में फर्क है कि कम्युनिस्ट रोज रोज का स्ट्रगल करते हुए उसको समाजवाद के लक्ष्य से कनेक्ट करता है। अगर समाजवाद का लक्ष्य नहीं है तो अपने अब बुर्जुआ पार्टी में क्या फर्क है। और ये लोग कहते हैं कि नहीं, प्रैक्टिकल होना चाहिए। झूठ मूठ का जो थियरी वगैरह का वो लवादा जोड़े हुए हैं पार्टी प्रोग्राम का, उसको छोड़िए, जो आप प्रैक्टिस करते हो। इसी को उसने बहुत अच्छा फ्रेश दिया कि अगर गोल्डस्टीन की बात को हम मान लें तो फिर मार्क्सिज्म कुछ रह ही नहीं जाएगा। ये बुर्जुआ के फैंसी ड्रेस में, समाजवाद के फैंसी ड्रेस में बुर्जुआ मूल्यों की सेंध, जहाँ तक हमको याद आता है यही उसका टर्म था कि समाजवाद के फैंसी ड्रेस में बुर्जुआ मूल्यों की सेंध। तो ये उसने ये जो बात थी, और इसमें उसने कहा कि भाई पूरा जो श्रम जो है पूंजीवाद, जो इम्पोर्टेंट जो टर्म है कि वेट स्लेवरी पर टिका हुआ श्रम दास था, वो कोई कानून से नहीं आया, वो कोई या पार्लियामेंट से नहीं पूंजीवाद का वेट स्लेवरी श्रम दास आया है, या पार्लियामेंट से, कानून से, ट्रेड यूनियन से, कोऑपरेटिव से खत्म कर दीजिएगा। उसका चरित्र ही है गैर संसदीय, इसलिए बगैर इनकलाब के आप उसको खत्म नहीं कर। यही उनका मतलब डिबेट था। और 1900 में ये जो किताब छपी, जो कम्युनिस्ट अगर सुधार क्रांति में ये नहीं पढ़ा तो मार्क्सिज्म का बेसिक किताब माना जाता है, रिफॉर्म एंड रिवॉल्यूशन, जो लिबरल डेमोक्रेसी से इसको अलग करता है। दूसरी बात जो इस किताब के बारे में बात हुई, एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, नरेंद्र जी ने भी कहा, इन्होंने भी कहा, थोड़ा हम इन लोगों से कहेंगे, आग्रह भी करेंगे, बल्कि अब तो थोड़ा हमको लगता है कि रोजा की बात थोड़ी ज़्यादा सही हो रही है। वो इस मायने में कि अब जैसे नियो लिबरल कभी कृषि ही कानून है, अब पूरा देखिए कि इकोनॉमी उन लोगों का जो इंडस्ट्री का था वो कोलैप्स कर गया है। तो कहाँ जिसको किसकी तरह खेती को आप जो नया जो लॉ लाया गया एग्रीकल्चर लॉ, तो यही बात वो कहती थी कि पूंजीवाद बगैर गैर पूंजीवादी क्षेत्रों के बगैर टिका नहीं सकता, ध्वंस हो जाएगा उसका। कृषि क्षेत्र मतलब प्राक पूंजीवाद, प्री कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमिक फॉर्मेशन है, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो या उपनिवेश हो, इसके बगैर वो टिक नहीं सकता। तो कहते थे कि इसको ब्लॉक कर दो, पूंजीवाद खत्म हो जाएगा। ये बात तो हमको मतलब ज्यादा उसकी अभी रोजा लग्जमबर्ग की सही लगती है। मार्क्स के बारे में क्या आरोप था कि उनको कोलोनियलिज्म का, उपनिवेशवाद का उनकी राइटिंग में कॉलोनियल टर्म्स उनका बहुत, उपनिवेशवाद इतना नहीं ये समझते थे। लेकिन अब तो बाद में 1881 में आरोप लगाता है कैपिटल 1 वॉल्यूम में तो पूरा प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन। भारत के बारे में जो मार्क्स ने कहा है, भारत ने कहा है कि जो यहाँ से ड्रेन हुआ, वो ड्रेन जो है वो इतना है जो कि मतलब क्या कहते हैं कि वो ब्रिटिश पूंजी के लिए, वो पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए यहीं से वो पूरा ड्रेन। यही बात अब सही करेगी। ये जो NF डेनियल्सन को 1881 में जो लोग आरोप लगाते हैं कि मार्क्स ने बाद में जाके डेनियल्सन को जो लेटर लिखा, जो नरोजनिक इकोनॉमिस्ट था, कि 6 करोड़ यहाँ के औद्योगिक और जो खेत मजदूर थे, इसके बराबर पूंजी जो है एक्सपोर्ट की गई यहाँ। और 1870 के बाद जो बात रोजा के पक्ष में कही जाती है, 1870 के बाद 1914 तक इंग्लैंड अपना 5 करोड़ आबादी को
4 से 5 करोड़ आबादी को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड बाहर के लोगों में एक्सपोर्ट कर सका, तो वो अपने आप को मतलब जो अनरेस्ट था उससे बचा सका। ये बात तो रोजा की बात सही नजर आती है। अगर उनके पास कॉलोनी नहीं होता है इंग्लैंड के पास, तो मतलब इंग्लैंड में पूंजीवाद को सस्टेन करना मुश्किल होता है। और आप देखिए, हम चाहते हैं कि विचार करने के लिए जरूरी नहीं कि हम लोग मतलब इस बात पे। तीसरी बात जो बात ये कही जाती है कि आपको याद होगा, पहला लेनिन से भी पहले, ट्रॉट्स्की से भी पहले ब्रेन वाली थियरी जो है अपने हिंदुस्तानी, इनकी जो प्रसिद्ध किताब थी 1901 में, पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल, दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त की किताब, तो ये था ना, हाँ, ब्रेन ऑफ वेल्थ, ब्रेन ऑफ 1901 में। तो अब तो ये बात आ रही है कि क्या मार्क्स की कभी भेंट हुई थी दादा भाई नौरोजी से? दूसरी बात, आरसी दत्त वाली किताब, ब्रिटिश इंडिया एंड पॉवर्टी वाली किताब, ये लोग तो लेनिन और ट्रॉट्स्की से पहले इस चीज को पकड़ा, या रोजा से पहले पकड़ा 1900 में। ये लोग तो 1912-13 में इंपीरियलिज्म वाली ये किताब आती है। तो हम ये कहना ये चाहते थे कि ये लोग जो ये रोजा की मौलिक प्रस्थापना थी कि गैर पूंजीवादी क्षेत्रों पर ही पूंजीवाद टिका हुआ है, हमको तो ज्यादा सही लगता है। तीसरी बात जो हम चाहते हैं विचार के लिए यहाँ पर हो, कि जैसे जो 1840 में आपको याद होगा, बहुत पॉपुलर चीज है, कहा जाता है, सब किताब में लिखा हुआ है कि इंग्लैंड में बोला भारत के बारे में कि भारत तो एक मैन्युफैक्चरिंग देश था। तो एक उसका नाम बोल रहा है जो इंग्लैंड के पार्लियामेंट में भाषण में बोला, हमने उसको अब कच्चा माल के निर्यातक देश में तब्दील कर दिया। अब मैन्युफैक्चरिंग देश है, औद्योगिक आधार वाला देश है, और मात्र 40-50 साल में तो बगैर भारत को ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कच्चा माल के निर्यातक देश बनाए हुए आप कैसे इस चीज को टिका सकते हैं? तो यहाँ भी हमको लगता है कि रोजा की बात थोड़ी ज्यादा सही लगती है। तीसरी बात